अब गाइस मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन ओशियन कमीशन को इंडिया ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है एज अ ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर। याद रखिएगा, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1982 में से क्रिएट किया गया था। इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था ये 1984 में, विक्टोरिया एग्रीमेंट हुआ था सेशल्स में, उसके थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज ये हम लोग को देखने को मिला था। इसके अंदर 5 अफ्रीकन इंडियन ओशियन की कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, कोमोरोस, मडागास्कर, मॉरिशियस और रियूनियन, जो कि एक फ्रांस रीजन की ओवरसीज कंट्री है। तो रियूनियन जो है वो इंडियन ओशन पर मडागास्कर के पास में एक हम लोग को आइलैंड कंट्री देखने को मिलती है, मतलब एक टेरिटरी हम लोग को फ्रांस की देखने को मिलती है, और सेशल्स। ठीक है, तो ये 5 कंट्री का हम लोग को इंडियन ओशियन कमीशन जो है वो देखने को मिलता है, आईओसी हमें देखने को मिलता है। इसका मेन प्रिंसिपल मिशन जो है वो उसका क्या है कि फ्रेंडशिप इन कंट्रीज के बीच में बरकरार रखना और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, जिससे कि जो अफ्रीकन इंडियन ओशन क्षेत्र की जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है, तो उनके जितने भी इश्यूज हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व हो सके। और हालांकि इसके अंदर 4 ऑब्जर्वर्स हैं प्लस 1 इंडिया, एक ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला है। तो चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोनी, राइट। तो ये हम लोग को देखने को मिलती है। और बाकी इसके अलावा सिर्फ इतनी चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बाकी ऐसे कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चीज़ आपके लिए काम की नहीं है, राइट। आगे की बात करें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है। याद रखना, नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंडियन नेशनल सेंटर, राइट। एक सेंटर है किस चीज के लिए? ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए सेंटर है ये। कहां पर है ये सेंटर? क्वेश्चन आ जाए तो हैदराबाद ध्यान में रखना है। कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, सरकारी एजेंसी को, साइंटिफिक कम्युनिटी को बेसिकली अपनी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है ओशियन से रिलेटेड वो प्रोवाइड कराती है, बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ओशियन के बारे में, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो इसके बारे में आप समझो, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सरकार ने डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया था, जिसकी जो चेयरमैन थी वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई जी थी। इन्होंने लोकसभा और स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया था, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हम लोग को आसाम का देखने को मिलता है, राइट, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड। तो इसकी डीलिमिटेशन की प्रोसेस के लिए ये कमीशन हमें देखने को मिला था, डीलिमिटेशन कमीशन। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है। तो देखो, आपको पता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, और स्टेट के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनका एक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र से ये इलेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब ये होता है कि ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज या फिर लिमिट जो है वो फिक्स करती है। ये बताती है कि कितनी बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की होगी या कितना एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, तो उसको डिसाइड करने वाली ये बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। काफी पावरफुल कमीशन होता है ये, इतना पावरफुल कमीशन होता है कि इसके जो ऑर्डर्स होते हैं इनको फोर्स ऑफ लॉ जो है वो कहा जाता है। मतलब कि जिस प्रकार से कानून होता है ना कि आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि इनके ऑर्डर्स जो होंगे उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो काफी पावरफुल बॉडी है, इसे डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं, राइट। और इसके द्वारा दिए गए ऑर्डर को किसी भी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा पहले हम लोग के पास डीलिमिटेशन कमीशन 1952 में बना था, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 के तहत। फिर 63 में बना था डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के तहत। फिर 73 में बना था डीलिमिटेशन कमीशन डीलिमिटेशन एक्ट 1972 के तहत। और फिर लास्ट में 2002 में बना था। और फिर अभी हम लोग को कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए देखने को मिला है कि इसको बनाया गया है। और अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, द डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय सेंटर, पॉइंट टू बी नोटेड, डीलिमिटेशन कमीशन को सेंटर केंद्र जो है वो अपॉइंट करती है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक तो या तो सर्विंग जज हो सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, या रिटायर्ड जज होंगे और वो चेयरमैन होंगे इस कमीशन के। और इसके अंदर हम लोग को चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिल सकते हैं या इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट करेंगे। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर के पद पर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस डीलिमिटेशन कमीशन में। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब आगे चर्चा करें तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्लॉज 1, इट गिव्स द फंडामेंटल राइट टू एवरी पर्सन। तो ये फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट जो है ये प्रोवाइड कराता है सभी व्यक्ति को कि नॉट टू बी डिटेन्ड, द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस।
मतलब सामने वाले व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को जो है वो एक लॉयर प्रोवाइड किया जाए, राइट। और आर्टिकल 14 का मतलब ये है कि इक्वलिटी बिफोर बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के सामने सभी लोग एक समान है, सभी इक्वल हैं, राइट, कानून के सामने, और कानून जो है वो सभी को इक्वल तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और आर्टिकल 39A जो है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब कि जो स्टेट है, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट, तो उसको बोलती है ये आर्टिकल 39A कि स्टेट को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सभी लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक या दूसरी डिसेबिलिटी हो, वो उससे मैटर नहीं करेगा। मतलब कि ऐसा मान के चलो कि सामने वाले के पास अगर पैसे नहीं है वकील को हायर करने के लिए, तो फिर स्टेट जो है उनके लिए वकील अरेंज करेगा, फ्री लीगल एड जो है वो उनको प्रोवाइड कराएगा। तो ये आर्टिकल 39A कहता है। तो ये वाला पॉइंट्स आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इस टाइप के। और ये टॉपिक न्यूज में क्यों था वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 आर्टिकल्स थोड़े से ध्यान में रखना प्रीलिम्स के लिए। मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 की यहाँ पर बात हो रही है, तो लोकसभा ने इस पर्टिकुलर बिल को पास किया है। इस बिल का मेन एम ये है कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड करना, प्लस कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 को अमेंड करना। बिल जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये कोल सेक्टर को ओपन अप कर रहा है कंप्लीटली कमर्शियल माइनिंग के लिए। मतलब कोल सेक्टर के अंदर प्राइवेट प्लेयर जो है वो धड़ल्ले से यानी कि भारी मात्रा में इन्वॉल्व हो सकेंगे, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोल माइन की जो ऑक्शनिंग है, नीलामी वगैरह जो होती है वो प्रॉपर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, राइट, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि गाइस हमें अपने कोल के हम जो है हमारे पास कोल के रिजर्व्स हैं, ठीक है, बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने उसके ऊपर एफडीआई 100% नहीं दी थी। बट अब कोयले सेक्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एफडीआई 100% कर दी गई है, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% कोल सेक्टर में कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज, नया नया इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर हम लोग को कोल सेक्टर पर देखने को मिलेगा, अभी तक जो था नहीं। और उसके कारण प्रॉब्लम्स ये जा रही थी कि हम लोग के पास रिजर्व होने के बावजूद भी हमको जो है वो इंपोर्ट कराना पड़ रहा था, तो हम जो है वो कोल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा करा रहे थे। तो सरकार ने यही टारगेट रखते हुए और ये इशू को देखते हुए ये चीज कही है कि 2024 तक हम लोग 1 बिलियन टन कोल का प्रोडक्शन जो है वो करेंगे। तो ये टारगेट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, मेंस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल वुमेन डे की यहाँ पर बात हो रही है, तो 8 तारीख जो मार्च की होती है, तो हर साल इस तारीख को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। और इस दिन जेंडर इक्वल वर्ल्ड पर फोकस किया जाता है, महिलाओं के जो अचीवमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और थीम जो है इसकी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। और पहला ये इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 1911 में मनाया गया था, राइट। और कुछ स्कीम्स और पॉलिसीज भी इंडियन गवर्नमेंट लेकर आती है जेंडर इक्वलिटी को लेकर और महिलाओं को एम्पावर करने को लेकर। अब बात करेंगे सावेन के बारे में। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ये हम लोग को नेटवर्क देखने को मिल रहा है। तो रीजनल नेटवर्क के अंदर हम लोग को 8 कंट्रीज देखने को मिल रही है साउथ एशिया की, क्योंकि साउथ एशिया का ये नेटवर्क है। कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स। इसका मेन एम ये है कि सब साथ में मिलकर काम करेंगे और एक स्ट्रॉन्गर रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी क्रिएट करेंगे, जिससे कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े जितने भी क्राइम्स है उसको रोका जा सकता है। और कैसे? तो कॉमन गोल को अटेम्प्ट करके, यानी कि सबके एक कॉमन गोल जो है वो रखा जाएगा वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। स्पेशली जब भी वाइल्ड लाइफ का इलीगल ट्रेड होता है तो उसको रोकने के लिए नई नई अप्रोच ये मिलकर बनाएंगे और नए नए गोल्स, नए नए टारगेट जो है ये सेट करेंगे 8 कंट्रीज, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी सावेन के बारे में ध्यान में रखना कि सावेन क्या है। तो ये वाइल्ड लाइफ के इलीगल ट्रेड को रोकने से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये अवार्ड महिलाओं को दिया जाता है। किन महिलाओं को दिया जाता है? जो कि इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती हैं। तो चौथा एडिशन इस अवार्ड का अभी हमें देखने को मिला है, ऑर्गेनाइज किया है नीति आयोग के द्वारा। तो इस अवार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हाईलाइट द कमेंडेबल एंड ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर ऑफ इंडियाज वुमेन लीडर्स एंड चेंज मेकर्स। तो इंडियन वुमेन लीडर्स और चेंज मेकर्स जो हैं, तो उनकी पोटेंशियल को देखा जाता है, चेक किया जाता है कि कितना बेहतर तरीके से उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने पर काम किया। और 2018 से ये अवार्ड जो है वो होस्ट किया जा रहा है नीति आयोग की वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा। और ये स्पेशल फोकस यहाँ पर अवार्ड देने पर रखा जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो एंटरप्रेन्योरशिप पर स्पेशल फोकस रख के ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये बेसिकली फोरम जो है वो बन चुका है, जो कि एजुकेशन इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर का हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर डेडिकेटेड ये फोरम है कि महिलाओं को एजुकेट करना है,
महिलाओं को मतलब इस प्रकार से बनाना है कि सोसाइटी में वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, राइट, और एम्पावर करना है, सशक्तिकरण महिला का करना है। तो इसको लेकर ये हम लोग को इनिशिएटिव देखने को मिलता है, याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। अब केंद्र जो है वो किसी पर्टिकुलर एनजीओ को ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, मतलब कि पॉलिटिकल, मतलब ब्रांडिंग नहीं दे सकती कि वो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ जो है वो पॉलिटिकल है। तो ये क्या मामला है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 की बात की गई है। तो आपने प्रीवियस रिवीजन सीरीज जो है वो आपने कवर करी है, तो आपको पता है कि ये हम लोग को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में क्या देखने को मिलता है कि जो भी एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनको अगर फॉरेन से फंड चाहिए तो इन्हें एफसीआरए में रजिस्टर होना होगा, और एफसीआरए में अगर ये रजिस्टर नहीं होंगे तो इनको फॉरेन से फंड जो है वो नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। पता नहीं, ये सभी बात हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रांड नहीं कर सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ पॉलिटिकल के तौर पर, और उनके अधिकार जो हैं वो फॉरेन फंड्स को रिसीव करने के इस पर्टिकुलर तर्क पर नहीं छीन सकती है कि वो जो है वो एक पॉलिटिकल एनजीओ है, बिना किसी सबूत के। क्योंकि देखो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, एफसीआरए का जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 है, तो इसी चीज को चैलेंज किया गया था, क्योंकि ये अलाउ करता है सेंटर को कि सेंटर फ्रीली डिसाइड कर सकती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का है कि नहीं। अगर पॉलिटिकल नेचर का होगा तो उसे मना कर देगी, मतलब कि उसको उसकी बंद कर देगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बट ये चीज होनी चाहिए कि प्रॉपर इसकी जांच हो, आइडेंटिफाई हो, और उसके बाद फिर जो है वो हमें देखने को मिले कि मतलब कि सामने वाली एनजीओ को जो है वो अलाउ ना किया जाए फिर एफसीआरए रिसीव करने के लिए, बट पहले जांच होनी चाहिए। तो सेक्शन 5 क्लॉज 4 क्या कहता है कि एफसीआरए वाज क्वेश्चनड as it did not exactly identify the authority before which an organization could represent its grievance। अब प्रॉब्लम ये भी है इसके अंदर कि जैसे कि एफसीआरए एक्ट के अंदर सेंटर ने तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया कि यार अब इसको फॉरेन फंडिंग नहीं मिलेगी, बट इस एनजीओ के पास जो है वो मौका नहीं है, इस एनजीओ के पास कोई अथॉरिटी की बात नहीं की गई कि वहां पर वो जाए और जाकर अपनी शिकायतें वगैरह जो है वो दर्ज करा सके। तो ये वाला भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। वेरियस क्लॉजेस रूल 3 जो 2011 का है उसको भी चैलेंज किया गया था, राइट। जैसे कि इस प्रोविजन के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है काफी प्रकार के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो कि ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें फॉरेन फंडिंग रिसीव होती है तो वो स्टॉप कर दी जाती है फिर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो ये वाला रूल हमें देखने को मिलता है। तो ये वाली चीजें हैं। आप एफसीआरए के बारे में थोड़ा सा बस ये ध्यान में रखो कि केंद्र सरकार जो है वो क्या कर सकती है, किसी एनजीओ की फॉरेन फंडिंग जो है वो रोक सकती है। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो यहां पर आपको ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या होता है ये आपको समझना है। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर जो है उनको रिसेंटली अरेस्ट किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, ईडी के द्वारा। इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कार्रवाई हुई है। इनको चीटिंग के मामले के लिए भी बुक किया गया है आईपीसी के अंडर, राइट। इन्होंने एक्सेप्ट किया है इलीगल ग्रेटिफिकेशन और मिसकंडक्ट जो हम लोग को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत देखने को मिला है, तो उसके तहत भी इन्हें बुक किया गया। ये सब चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। बट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की बात करें तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। इसका काम क्या है कि 2 स्पेशल फिस्कल लॉज जो है उनके प्रोविजन को इन्फोर्स करना इसका टास्क है। ये कौन से कानून है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इन कानून के प्रोविजन को जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करना, लागू करना, तो ये ईडी का काम हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो डायरेक्टरेट की ओरिजिन की हम लोग बात करें तो ये ईडी की जो पोस्ट है ना, ये 1956 में इसका ओरिजिन हुआ था इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पर, और ये उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास थी, और ये एक्सचेंज कंट्रोल लॉज जो है उनको हैंडल करती थी, उसके उल्लंघन को हैंडल करती थी, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत आता था। और फिर बाद में आगे चल के अगले ही साल 1957 में इस यूनिट का नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास चला गया या डिपार्टमेंट के पास? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास चला गया, ट्रांसफर कर दिया गया। फिर बाद में जाकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया गया 1960 में। बट हाँ, एक शॉर्ट पीरियड के लिए 4 सालों के लिए भी ये ईडी वाली जो बॉडी है ये किसके कंट्रोल में थी? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ समय के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंडर भी थी ईडी बॉडी। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो इसकी हुई इकोनॉमिक अफेयर से हुई,
फिर बाद में जाकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इसको शिफ्ट कर दिया गया, बट बीच में हमें देखने को मिला कुछ पीरियड के लिए, बाद में जाकर 4 सालों के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भी थी। अब देखिए ईडी की पावर्स की बात करेंगे तो 2 प्रकार के कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, जो कि एक सिविल लॉ है, सिविल लॉ हमें देखने को मिलता है, राइट, दीवानी कानून हमें देखने को मिलता है, और इसके लिए इनके पास क्वाजी जुडिशियल पावर हमें देखने को मिलती है। ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि एक्सचेंज कंट्रोल के जो कानून है उसमें अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, तो अगर ये सस्पेक्ट करते हैं ऐसी चीज को तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। और रेगुलेशन विद द पावर्स टू इम्पोज पेनाल्टीज ऑन दोज एजुकेटेड गिल्टी। अब जैसे जो भी व्यक्ति है तो वो अगर गिल्टी, मतलब इन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आरोपी है, गिल्टी है, तो ये बॉडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की उसके ऊपर पेनाल्टी भी जो है वो लगा सकती है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि एक क्रिमिनल लॉ हमें देखने को मिलता है, जहां पर ऑफिसर्स को पावर दी जाती है कि वो इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लोकेट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी इवन अटैच भी की जा सकती है, कॉन्फिस्केट भी की जा सकती है, यानी कि कुर्की हो जाती है ना प्रॉपर्टी की, अटैच कर दी जाती है, राइट। तो ये जो है ये सब चीजें जो होती हैं वो शेड्यूल ऑफेंस के दायरे में हम लोग को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, और प्रोसिक्यूटिंग द मनी लॉन्डर्स, तो मनी लॉन्डर को प्रोसिक्यूट भी किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाती है। तो ये सब इसकी पावर्स हम लोग को देखने को मिलती है। और बिसाइड डायरेक्टली रिक्रूटिंग पर्सनल, डायरेक्टरेट ऑल्सो ड्रॉज ऑफिसर फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो देखो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो डायरेक्टली भी लोगों को रिक्रूट करती है, बट दूसरी जो इन्वेस्टिंग एजेंसीज होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जैसे कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, तो वहां से भी लोगों को जो ऑफिसर्स को जो है वो ये अपने पास जो है वो बुलवा लेती है, राइट, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेती है। इसके दूसरे फंक्शन क्या होते हैं, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 हमें देखने को मिलता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 के तहत भी ये कार्य करती है। अब देखो फ्यूजिटिव ऑफेंडर कौन होते हैं, जो इंडिया के अंदर बड़ा घोटाला करके भाग गए होते हैं, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या, राइट, नीरव मोदी, तो ये सब लोग हैं जो भाग गए हैं यहाँ पर बड़ा घोटाला करके, राइट, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करता है ये। और फॉरेन एक्सचेंज के संरक्षण पर काम करता है कि किसी भी प्रकार का वहां पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। स्मगलिंग की जो एक्टिविटीज होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ईडी काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके एक या एक से ज्यादा सेशन कोर्ट जो है उसको स्पेशल कोर्ट के तौर पर ये डेजिग्नेट कर सकती है, और कोर्ट जो होगी इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट का नाम जो है वो दिया जाएगा, राइट। अब सरकारी स्कूल का क्या स्टेटस है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उतना जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मेंस के लिए हम लोग को टॉपिक इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। इंडिया इज ऑल्सो डीलिंग विद सिनेरियो ऑफ सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसी, हमारे पास टीचर की वैकेंसी की कमी है, राइट, और ऑलमोस्ट 60 to 70% इन सम स्टेट, 60-70% की वैकेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के जो है वो आप कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन की यहाँ पर बात हुई, राइट, दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी जो है वो कवर की हुई है रेगुलर लेक्चर्स के दौरान, बट यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ काम की है वो मैं बता रहा हूँ। अब कैस्नोर फॉरेस्ट डिजीज की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये कैस्नोर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के चलते होती है ये डिजीज, ये बीमारी 1957 में इसे आइडेंटिफाई किया गया था, जब एक बीमार मंकी जो है उससे ये जो है वो बीमारी आई थी। बीमार मंकी जो था कैस्नोर फॉरेस्ट का, तो वहां से ये बीमारी आई थी। 400 से 500 ह्यूमन के केसेस हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं इस डिजीज से, राइट, और कोई भी इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इलाज इसका नहीं है, जैसे कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। किस प्रकार से इलाज होता है कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको सप्रेस करने के लिए इलाज किया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, वैसे ही इसमें भी है। अब देखिए किशोर शक्ति कार्यक्रम की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये एक कैंपेन है जिसको शुरू किया था 12 टीनेज गर्ल्स के द्वारा ओडिशा के बेरहमपुर से, और मेन फोकस ये था कि स्लम एरियाज पे रहने वाली जो यंग बच्चियां हैं, राइट, तो उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त जो है वो बनाना। कैंपेन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एडल्सेंट को और कम्युनिटी को अवेयर करना मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, राइट एज फॉर मैरिज के बारे में कि शादी के लिए सही उम्र क्या है, मोटिवेट करना स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स को कि वो फिर से अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दें। इसके अलावा प्रमोट करना जेंडर इक्वलिटी को, स्किल डेवलपमेंट को, और एक प्रकार का एडल्सेंट ग्रुप जो है वो तैयार करना, राइट, जैसे कि उनको अवेयरनेस जो है वो समय समय पर की जा सके वेरियस चीज़ों से रिलेटेड।
और इस कैंपेन के पार्ट पर हम लोग को 3 क्लब्स भी देखने को मिलते हैं, TEEN 3 क्लब्स, इसे भी स्टैब्लिश किया गया है। टारगेटेड स्लम एरियाज पर, जो स्लम एरियाज होते हैं वहां पर इसे स्टैब्लिश किया गया। ये क्लब के अंदर गर्ल्स और बॉयज जो है वो मेंबर्स के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे। और एक्टिविस्ट जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे आशा वॉलंटियर्स के साथ और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ इस प्रोग्राम के अंदर, इस कैंपेन के अंदर। अब विस्टिंग प्रोग्राम की यहां पर बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वुमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, WISTEMM। तो ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। याद रखना कि ये प्रोग्राम किसका है, किस पर्पस के लिए। तो वैसे तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी जाए, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, टेक्नोलॉजिस्ट को, कि वो इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च जो है वो करें प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में USA की, राइट। और रिसर्च के कैपेसिटीज और केपेबिलिटीज जो है वो एनहांस हो सके इनकी, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। अब महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है, ये भी ये जो प्रोग्राम है स्कॉलरशिप का हम लोग को प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। इसे IIM बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये संकल्प प्रोग्राम का एक पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कराना डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को, राइट। किस चीज के लिए? डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करने के लिए, कि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्लान जो है वो प्रिपेयर हो सके। तो इसके लिए स्किल्ड मैन पावर जो है वो करना, प्रोवाइड कराना डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज के लिए। और IIMB जो है ये ट्रेन करेगी, मतलब कि IIM बेंगलुरु ये ट्रेन करेगी 75 ग्रेजुएट्स को 2 सालों के लिए, और ये प्रिपेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्किल प्लान। और ये स्किल गैप्स को देखा जाएगा कि स्किल गैप्स जो है वो कितना है, मार्केट की यूटिलिटीज को देखा जाएगा कि मार्केट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को स्किल जो है वो प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट की स्कीम्स और इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है रिमूवल ऑफ कंट्रोवर्शियल नेम एंड शेम होर्डिंग। तो नेम एंड शेम होर्डिंग को लेकर उसको रिमूव करने की बात करी है। तो हुआ क्या था कि लखनऊ के अंदर कुछ लोग थे जो इन्वॉल्व थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उन लोग का एक होर्डिंग लगा दिया था, राइट, और उन लोगों की फोटो जो है वो लगा दी थी। तो इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुरंत रिमूव की जाए इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल नेम और शेम की होर्डिंग्स, राइट। और जिन्हें अरेस्ट किया गया है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, तो उनके नाम, मतलब इस प्रकार की उनकी होर्डिंग हटा दी जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे बहुत बड़ी दिक्कत उनको आ सकती है, उनकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है, लोग बाग उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ के मार सकते हैं, बदनामी हो सकती है उनकी। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इससे। तो ये सब चीजें बताई गई थी और इसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी काफी डिटेल में। तो ये मेन्स के लिए, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब पेटिशन एंड सेफगार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द डिले कॉन्विक्ट्स हैंगिंग। अब देखो मर्सी पेटिशन फाइल की गई थी, वो जो दिल्ली गैंगरेप जो 2012 का हुआ था, तो उसके जो आरोपी थे उनमें से एक ने जो है वो मर्सी पेटिशन फाइल करी थी। तो उसको अभी रिसेंटली रिजेक्ट कर दिया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज़ में था। और फ्रेश डेट जो है वो लाइनअप की दी गई थी कि 14 दिन का जो है वो गैप होना चाहिए डेट ऑफ रिजेक्शन के बीच में, मर्सी पेटिशन के और हैंगिंग के बीच में। तो ये वाली चीज़ थी, राइट। तो इसलिए फ्रेश डेट उनको लटकाने के लिए, उनको हैंग करने के लिए जो है वो दे दी गई थी। तो ये वाली चीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए एक बिल है यहाँ पर, ये बिल का नाम है द हरियाणा शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2020। ये बिल जो है वो कोटा विद इन कोटा की बात कर रहा है, मतलब कि ऑलरेडी कोटा जो शेड्यूल कास्ट के लिए है तो उसमें भी कोटा की बात कर रहा है। तो ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो ये बिल क्या कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ 50% सीट्स टू द डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट out of total 20% reserved for scheduled caste in graduation and post graduation courses। बात क्या समझे आप कि शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया जाता है 20% का ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में, तो उनमें से 50% मतलब कि 10% रिजर्वेशन ऐसे शेड्यूल कास्ट को दिया जाए जो कि और पिछड़े, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हम लोग को देखने को मिलती है। अब इसमें बोल रहा है कि दिस विल कवर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड। तो सभी जितने भी हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर इस प्रकार से रिजर्वेशन हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन,
मतलब जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें भी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उनको रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। और जितने भी सरकारी वहां पर इंस्टीट्यूशंस है या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार जो है वो फंड्स प्रोवाइड कराती है, राइट, तो सरकार के फंड से वो चलते हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि वहां पर इस प्रकार के रिजर्वेशन हमें देखने को मिलेंगे, राइट। और गवर्नमेंट एडेड टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें शामिल किए गए हैं। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के अंदर सभी की सभी 36 कास्ट जो हमें देखने को मिल रही हैं उन्हें रखा गया है, जो कि ब्लॉक ए की पार्ट थी, जिसके अंदर हम लोग को वाल्मीकि, बाजीगर, सांसी, देहा, धनक और सपेरा ये हमें देखने को मिलती हैं, राइट। अब इसकी क्या आवश्यकता थी, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, बट फिर भी थोड़ा जान लो इस टॉपिक के बारे में। तो एज पर एम्प्लॉइज डेटा कलेक्टेड, जैसे जो डेटा जो कलेक्ट किया गया था एम्प्लॉइज का, तो टोटल नंबर शेड्यूल कास्ट के जो एम्प्लॉइज थे स्टेट के अंदर वो लगभग 22% थे, राइट, इनकी टोटल स्ट्रेंथ थी। बट अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें वेरियस सर्विसेज के अंदर, तो ब्लॉक ए शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन जो था ग्रुप ए में, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में वो मात्र 4.7% था। तो ब्लॉक ए वाले जो शेड्यूल कास्ट है, मतलब कि ब्लॉक्स बना के रखें जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम था, राइट। जैसे कि ग्रुप ए में मात्र 4.7%, ग्रुप बी में मात्र 4.14% और सी में 6.27%। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, अब डिप्राइव्ड जो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उनको भी जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है, उनको भी अपलिफ्ट करना है। और जो ब्लॉक ए शेड्यूल कास्ट है और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है वो एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं है एज पर डेटा फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो था, तो उसने ये चीज बताई। और मात्र 2.13% पॉपुलेशन जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की है वो ग्रेजुएट है। तो ये सब चीजें आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ इस बिल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बारे में, ये चीज पूछ ली जाए तो इट ऑथराइजेज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड classes of citizens or for schedule caste schedule tribe for admission to educational institution। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या क्या कहता है कि स्टेट को कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे कि एडवांसमेंट यानी कि तरक्की कर सकें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो सिटीजन्स की हैं, या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है वो तरक्की कर सकें, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सके, उनका एडवांसमेंट हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके। तो इसके लिए स्टेट जो है वो काम करती है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये टॉपिक जो है वो आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में पूछा जा सकता है। बगदाद इराक में इसका गठन हुआ था, राइट। उस समय एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1960 में 5 कंट्रीज के द्वारा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इन 5 कंट्री ने मिलकर शुरू किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो नाम से समझ आना चाहिए कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो कंट्री शामिल है जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं, राइट। और ये सभी जो 5 कंट्री हैं ये फाउंडर मेंबर जो है वो बन गए थे, यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स। और ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सारी कंट्रीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती हैं, राइट। अभी मतलब स्टार्टिंग में 5 थी, फिर आज की डेट की अगर हम लोग बात करें तो 13 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कोऑर्डिनेट करना और यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज को, राइट, मेंबर कंट्रीज के बीच में, कि सभी की पेट्रोलियम को लेकर जो पॉलिसीज है वो एक प्रकार की हो, राइट, जिससे कि एक्सपोर्ट करने में आसानी हो, राइट। और फेयर और स्टेबल प्राइस रखना है पेट्रोलियम का प्रोड्यूसर्स के लिए, और एफिशिएंट और इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई पेट्रोलियम का होना चाहिए कंज्यूमिंग नेशन के लिए। मतलब कि ऐसा हो कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो ये कंट्रीज हैं प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो उनको भी कोई परेशानी ना आए, उनके लिए भी फेयर प्राइस रहे, और कंज्यूमर को भी कोई परेशानी ना आए, उनके पास भी पर्याप्त सप्लाई जो है वो आता रहे। और फेयर रिटर्न जो है वो मिलना चाहिए कैपिटल का, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो जिनने पैसा लगाया उनको भी अच्छा खासा मुनाफा होना चाहिए। तो इस पर ये काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है। ओपीईसी की जो मेंबरशिप है वो उन कंट्रीज के लिए ओपन है जो कंट्री एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल को, राइट, और जो शेयर करती हैं सेम इसी प्रकार के आइडियल्स को जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और सऊदी अरेबिया वर्ल्ड की टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है, याद रखिएगा ये वाली चीज। तो ये प्लान कर रही है कि ये अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को 10 मिलियन बैरल पर डे जो है वो अप्रैल में रेस करेगी। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था, बट आप ध्यान में रखना कि सऊदी अरेबिया दुनिया की टॉप ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो, मॉनिटाइजिंग वेदर डेटा के बारे में रिकमेंडेशन दिया है एक कमेटी ने। तो देखो ये वाली चीज आपके लिए काम की नहीं है, इस प्रकार की रिकमेंडेशन, ये चीज कभी प्रीलिम्स में जो है वो आपसे नहीं पूछे आएंगे।
अब आर नॉट या फिर आर जीरो ये क्या है, ये चीज थोड़ा समझना जरूरी है। तो ये एक मैट्रिक हम लोग को देखने को मिलती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो कितनी तेजी से फैल रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है और एक कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, उस चीज का पता लगाने के लिए ये आर नॉट या आर जीरो से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो ये बेसिकली बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर हम लोग को देखने को मिलता है वायरस का, राइट। मैट्रिक है ये जिसको उपयोग में लिया जाता है कि कितनी तेजी से इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो फैल रहा है, कंटेजियस कितना ज्यादा है, राइट। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिसने सस्पेंड कर दिया है वीजा को सभी फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो ये चीज भी हालांकि उतनी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि कोरोना वायरस के समय पे ये चीज थी, बट हाँ ये थोड़ा ये ध्यान में रखना कि पूरे दुनिया भर में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने सस्पेंड किया था इस प्रकार के वीजास को फॉरेन नेशनल्स के लिए। अब देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट सामने आया है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अमेंडिंग की प्रोसेस शुरू कर दी थी उस समय, बट हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये क्या अमेंड कर रहे हैं, किस प्रकार से जो नियम है, जैसे कि इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस रूल्स 2011 को अमेंड किया जा रहा है और सोशल मीडिया कंपनीज को या प्लेटफॉर्म्स को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। तो ये इसके अंदर क्या नए प्रपोजल हैं ये चीज आप समझो, राइट। तो द चेंज विल रिक्वायर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू ब्रेक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जब भी बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि मतलब कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो हाईली सिक्योर है। तो ये जो नया आईटी रूल है ये सोशल मीडिया कंपनी को बोलेगा कि भैया ये एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है उसको तोड़ो, मतलब कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो नहीं रखना है आपको, इतनी सिक्योरिटी नहीं रखनी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ऑनलाइन व्हाट्सएप पर थ्रेट लोगों को धमकाया जाता है और मतलब कई केसेस में हम लोग देखते हैं हरासमेंट वगैरह भी हम लोग को डिजिटली देखने को मिलता है महिलाओं के अगेंस्ट। तो अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा तो अथॉरिटीज को पता नहीं लग पाएगा कि कौन व्यक्ति इसके पीछे इन्वॉल्व है, या अथॉरिटीज ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी इंटेलिजेंस को पता लगता है कि यार कुछ इलीगल चीज चल रही है तो वो ट्रेस नहीं हो पाएगी। तो इसको लेकर हमारी सरकार ने यह फैसला लिया कि जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनी है उनका एंड टू एंड इंक्रिप्शन को खत्म करो, राइट। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेटेड टूल्स को या एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म्स को एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स के साथ, जो जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके या रिमूव किया जा सके ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे कंटेंट जो कि अनलॉफुल है, राइट, जो कि मतलब हम लोग को ठीक नहीं देखने को देने की, जो लीगल नहीं होते हैं। तो कई बार होता है ना कि कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट या उल्टे सीधे पोस्ट वगैरह करते हैं। तो अब सोशल मीडिया कंपनीज को इस प्रकार के ऑटोमेटेड टूल्स को सेटअप करना पड़ेगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज को रिलीज करना पड़ेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को रिलीज करना पड़ेगा जिसकी मदद से ऐसे अनलॉफुल कंटेंट को या इंफॉर्मेशन को हटाया जा सके, डिसेबल किया जा सके, राइट। तो ये वाली चीज थी। एज पर अमेंडमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल नीड टू कंप्लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 72 आवर्स ऑफ अ क्वेरी। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी क्वेरी करती है तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि यार ये हमारी इंटेलिजेंस ने ये न्यूज जो है वो प्रोवाइड कर रही है कि ये किस यूजर की है, जरा बताओ किस यूजर की तरफ से ये न्यूज जो है वो फैली है, या फिर इस न्यूज को जहां जहां पर भी ये वाली न्यूज है, ये वाली इंफॉर्मेशन फैल रही है, उसको जो है वो डिलीट करो तुरंत की तुरंत। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर उन्हें क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। और एक नोडल पर्सन को रखना पड़ेगा जो कि 24/7 मतलब यानी कि पूरे हर समय, मतलब 24/7 का मतलब ये होता है कि 24 घंटे 7 दिन जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ जो है वो उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, राइट। और जैसा ऑफिसर कहते हैं उसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये वाली चीज। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होंगे वो एक विजिल, मतलब विजिल की तरह हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि विजिलेंस की यहां पर बात हो रही है, निगरानी रखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज के ऊपर 180 पीरियड के लिए। मतलब कि आप ये मान के चलो कि जैसे चल रहा होगा उस समय आपने कई बार व्हाट्सएप वगैरह में भी सुना होगा कि 6-6 महीने तक जो है वो 6 मंथ्स तक जो है वो डेटा डिलीट नहीं होगा। आप अपने एंड से डेटा डिलीट कर दोगे तो भी वहां पर स्टोर रहेगा डेटा, जिससे कि कल को ऐसे मतलब पुराने डेटा पर भी कार्रवाई की जा सके, इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, सामने वाले ने डिलीट कर दिया हो उसके बावजूद भी, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म वगैरह ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और नीड फॉर स्ट्रिंजेंट मेजर, तो आप जानते हैं कि इस प्रकार की आवश्यकता है, इस प्रकार के स्ट्रिक्ट मेजर्स की, स्ट्रिक्ट उपाय की और अकाउंटेबल बनाने की सोशल मीडिया कंपनी को, क्योंकि बहुत सारे वारदातें, केसेस हम लोग को ऑनलाइन भी देखने को मिल रहा है। कई बार लोग प्रवोक करते हैं, तो ये सब चीज़ आप मेंस में लिख सकते हैं कि दंगे वगैरह को प्रवोक करते हैं काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन, राइट। एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू जैसे हम लोग कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में।
तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ना ही सिर्फ चिड़ियाओं को इन्फेक्ट करता है बल्कि ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। और मोस्ट फॉर्म ऑफ द वायरस आर रिस्ट्रिक्टेड टू बर्ड्स। काफी सारे वायरस जो है वो सिर्फ बर्ड्स में ही फैलते हैं, राइट, बट काफी सारे ऐसे भी हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है, ये बहुत तेजी से फैलने वाली वायरल डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है काफी सारी स्पीसीज को जो फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स की होती है, जैसे चिकन, टर्की, क्वेल, गुनिया फाउल, राइट। तो ये सब हमें देखने को मिलती है, राइट। एज वेल एज जो पेट बर्ड्स होती हैं और वाइल्ड बर्ड्स होती हैं उनको भी अफेक्ट करती है। मतलब कि जिन लोगों को ह्यूमंस खाते हैं, जिन चिड़ियाओं को, तो वो तो अफेक्टेड होती हैं इस एवियन इन्फ्लुएंजा से या बर्ड फ्लू से। बल्कि जो वाइल्ड बर्ड्स, जो जंगली चिड़िया होती हैं, और जो पेट बर्ड्स जिसको लोग घर में पालते हैं, रंग बिरंगी जो चिड़िया वगैरह होती हैं, तो वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकती हैं, राइट। तो ये वाले पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है गाइस, ये क्लासिफाई किया जाता है, इसके सब टाइप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये इसके दो सरफेस प्रोटीन के ऊपर आधारित होते हैं, हेमाग्लूटिनिन HA जिसे हम लोग बोलते हैं, और न्यूरामिनिडेज, ठीक है। तो ये दो हम लोग को प्रोटीन देखने को मिलते हैं जिनके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस को या एवियन वायरस को या मतलब बर्ड फ्लू को। अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या होता है? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल तो 1964 में सरकार लेकर आई थी फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। इसके अंदर हम लोग को एडवोकेट देखने को मिल सकते हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और एटलीस्ट 7 सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस की हो, या फिर कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के, या रिटायर्ड IAS हम लोग को देखने को मिल सकते हैं स्टेट ऑफिसर्स के। और इनकी रैंक जो होनी चाहिए वो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे की नहीं होनी चाहिए, और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉजी जुडिशियल वर्क का। अब इस ट्राइब्यूनल को कौन सेटअप कर सकता है? तो इसको लेकर एक अमेंडमेंट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया था फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को, और पावर दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के ये सेटअप कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को, जो कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है जो डिसाइड करेगी कि कोई व्यक्ति जो इंडिया के अंदर रह रहा है इलीगल तरीके से वो फॉरेनर है कि नहीं है। तो ये वाली चीज हम लोग को NRC नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन के समय पर देखने को मिली थी। आसाम के अंदर जो NRC की प्रोसेस जो चली थी आपको याद आ रहा होगा, तो इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि कौन व्यक्ति लीगल है, कौन व्यक्ति के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब कि कौन व्यक्ति जो है वो इंडिया का सिटीजन है, कौन नहीं है। तो जो लोग इंडियन सिटीजन नहीं थे, बट कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन लोग के पास वो इंडियन सिटीजन तो है बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं है ये साबित करने का कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उनको ये इस ट्राइब्यूनल में मौका दिया जाता है कि आप जो है वो एविडेंस वगैरह लेकर आओ, प्रूफ वगैरह लेकर आओ, जिससे कि आपको जो है वो मतलब कंफर्म किया जा सके कि आप जो है वो इंडिया के निवासी हो। और अगर आप पता लगता है कि आप इंडिया के निवासी नहीं हो तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा जिस देश से आप आए हो, राइट। तो ये चीज होती है इस प्रकार से इस फॉरेनर ट्राइब्यूनल के अंदर। तो पहले जो पावर थी इस ट्राइब्यूनल को सेट करने की वो केंद्र के हाथ में थी मात्र। अब ये पावर जो चली गई है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में चली गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आप DM बनोगे तो आपको ये पावर मिलेगी इस प्रकार के कोर्ट्स को, इस प्रकार के ट्राइब्यूनल को सेटअप करने की। टिपिकली ट्राइब्यूनल जो होता है गाइस, ये दो तरीके के केसेस देखता है। एक तो दोज कंसर्निंग पर्सन अगेंस्ट हुम अ रेफरेंस हैज बीन मेड बाय द बॉर्डर पुलिस, यानी कि एक पहला केस की बॉर्डर पुलिस ने बोला कि यार ये व्यक्ति जो है वो हमने पकड़ा है, इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंडियन सिटीजन है। और दूसरा, हुज नेम इन द इलेक्टोरल रोल हैज डी और डाउटफुल मार्क्ड अगेंस्ट देम। तो वही चीज NRC की प्रोसेस में जो इलेक्टोरल रोल जो चल रहा था, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम के आगे अगर D लिखा है, मतलब कि डाउटफुल है कि यार ये पता नहीं लग पा रहा है कि इंडियन सिटीजन है कि नहीं, तो उसका केस पर यहां पर चलता है। और कौन अप्रोच कर सकते हैं? तो जो ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 2019 जो हमें देखने को मिला था, अमेंडेड ऑर्डर, तो इसके थ्रू एम्पावर किया था इंडिविजुअल्स को कि वो अप्रोच कर सकते हैं ट्राइब्यूनल्स में। तो कोई भी इंडिविजुअल ट्राइब्यूनल पे जाके अप्रोच कर सकता है। पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो ही सिर्फ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ही सिर्फ सस्पेक्ट के अगेंस्ट जो है वो यहां पर जा सकती थी, बट अब कोई भी इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है इस फॉरेनर ट्राइब्यूनल में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यार कोई व्यक्ति जो है उसके आसपास जो रह रहा है उस पर शक है कि यार ये व्यक्ति जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, पहले तो वो लोकल अथॉरिटी को बताएंगे और उसके बाद फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पे जाकर उसके अगेंस्ट जो है वो केस लड़ सकते हैं। या फिर कई बार कुछ लोग जो होते हैं, राइट, जिनको हिरासत में ले लिया जाता है अथॉरिटीज के द्वारा कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो भी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, एविडेंसेस वगैरह को प्रूव करने के लिए, जो भी उनके पास है उसकी दम पर प्रूफ करने के लिए उस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पर आकर केस जो है वो लड़ सकते हैं।
तो ये ट्राइब्यूनल जो है वो कैसे किसी व्यक्ति को फॉरेनर डिक्लेयर करती है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बॉर्डर पुलिस जो होती है वो इनको पकड़ कर ले आती है और पकड़ कर लाने के बाद इस कोर्ट के सामने जो है वो प्रस्तुत करती है। कई बार लोग बाग जो है वो खुद भी यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, तो जो भी व्यक्ति फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोड्यूस करना होता है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंडिया का निवासी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर यह भी प्रूफ कर सकता है वो कि वो उन लोगों का मतलब कि पुत्र है या उन लोग के वंश से है जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले इंडिया आ चुके थे, क्योंकि ये वाली जो डेट है ये कट ऑफ डेट है, ये 24 मार्च 1971 वाली, क्योंकि आपको पता होगा 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान जो है जिसको आज की डेट में हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो ईस्ट पाकिस्तान हट गया था और बांग्लादेश एक नई कंट्री जो है वो बन गई थी 1971 में, पता होगा आपको इसके बारे में। तो उस समय क्या हुआ था कि फोर्सफुली पाकिस्तानीज ने क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था ये, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने फोर्सफुली काफी सारे लोगों को जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो भगाया था, स्पेशली असम की तरफ। तो ये वाला एक इशू है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा सेकेंडरी एविडेंसेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, गांव पंचायत के सर्टिफिकेट इस पर्पस के लिए, राइट। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए एक सिंपल सा। और अभी का इशू है वो सब चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के बारे में 2-4-5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020, मेरे ख्याल से रिवीजन क्लास में ही हम लोगों ने आई थिंक फरवरी में या जनवरी एंड में इस टॉपिक को कवर किया था। तो चलो इसे लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव ये है कि डिसेंट्रलाइज करना डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को और प्रोफेशनलिज्म लेकर आना मेजर पोर्ट्स के गवर्नेंस के लिए, राइट। फास्टर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन जल्दी से जल्दी लिए जा सकें जिससे कि बेनिफिट मिल सके स्टेक होल्डर्स को और बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हो सके, राइट। तो ये वाली चीज है इस बिल के अंदर। और रीओरिएंट द गवर्नेंस मॉडल को रीओरिएंट किया जा रहा है। आपको याद है ना हमने लैंडलॉर्ड मॉडल के बारे में बात करी थी, अब तो याद आ गया होगा। लैंडलॉर्ड मॉडल के नाम से हमने रिवीजन भी किया था कि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो कहा जाएगा कि पूरा पोर्ट जो है उसको संभालें वो, राइट, मेंटेनेंस वगैरह करें, देखभाल करें पूरे पोर्ट की, और फिर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो शेयर कर दिया जाएगा दोनों के बीच में, पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटीज के बीच में। और पब्लिक अथॉरिटी जो होगी वो रेगुलेट करेंगी इनकी एक्टिविटीज को, प्राइवेट प्लेयर्स की एक्टिविटी को, इवन ये डिसाइड भी करेंगे कि कितना टैरिफ जो है वो लगना है। तो अब तो याद आ गया होगा, ये पूरी चीज के बारे में हमने चर्चा करी थी। ये बिल जो है वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस कर रहा है, राइट। तो इसके बारे में हमने बात करी ली थी ऑलरेडी पहले। सेलिएंट फीचर्स क्या होंगे मेजर पोर्ट के, तो वो मैंने आपको बता ही दिया था। आई डोंट थिंक इसको अपन को फिर से रिपीट करने की जरूरत है, चलो फिर भी एक बार रिपीट करवा ही देता हूं। तो सेलिएंट फीचर जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के हैं वो क्या है, तो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के कंपैरिजन में बिल जो है वो जो सेक्शंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि पहले जो था वो 134 सेक्शन हुआ करते थे, उससे घटाकर मात्र 76 सेक्शन जो है वो कर दिया। काफी सारे सेक्शन ऐसे थे ओवरलैप कर रहे थे, जो ऑब्सोलीट थे, मतलब कि जो आज के समय पर किसी काम के नहीं थे, राइट। सिंप्लीफाइड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी का जो बोर्ड है उसकी जो कंपोजिशन है कि कितने लोग उसके अंदर होंगे, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। इट विल कंप्राइज ऑफ 11 to 13 मेंबर्स फ्रॉम प्रेजेंट 17 to 19 मेंबर्स। तो 17 से 19 मेंबर की जगह 11 से 13 मेंबर ही अब इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे। एंड प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इंक्लूजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस भी स्टेट के अंदर वो पोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सरकार के रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर होंगे, राइट, जहां पर वो मेजर पोर्ट सिचुएटेड है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये भी इस बोर्ड के मेंबर होंगे अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट नॉमिनी मेंबर, और एक मेंबर जो कि रिप्रेजेंट करेगा मेजर पोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को जहां पर वो लोग काम करते हैं, राइट। तो ये सब इसका कंपोजिशन हम लोग को देखने को मिलेगा बोर्ड का। टैरिफ अथॉरिटी होगी मेजर पोर्ट्स के लिए, राइट। तो ये इसको पावर दे दी गई है कि ये फिक्स कर सकती है टैरिफ, राइट, कि मतलब कि किस किस सर्विसेज के लिए क्या क्या पैसा जो है वो लगेगा, राइट। एंड फॉर पर्पस ऑफ बिडिंग फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट, तो पीपीपी प्रोजेक्ट होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो काम करेंगे, तो वो जितना भी चार्ज करेंगे हर एक चीज के लिए पोर्ट के अंदर, जैसे कि एक शिप खड़ी है, ठीक है, शिप से सामान निकालना है, सामान चढ़ाना है, तो उसमें कितना पैसा लगेगा उस सर्विस के लिए, राइट। यानी कि जिसका वो सामान आया है या जिसकी वो शिप है जिसने इंपोर्ट कराया है, तो उससे ये सब चीजें जो है वो वसूली जाएगी उस कंपनी से, राइट, क्योंकि पोर्ट का काम तो यही होता है ना। बट पोर्ट में जो सर्विस होती है उसके जो है वो पैसे चार्ज किए जाएंगे, तो कितना सर्विस कॉस्ट आएगा वो फिक्स किया जाएगा। और पीपीपी ऑपरेटर जो होंगे वो दे विल बी फ्री टू फिक्स टैरिफ बेस्ड ऑन मार्केट
कंडीशन। तो पीपीपी ऑपरेटर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो ऑपरेटर्स होंगे तो ये फिक्स कर सकते हैं टैरिफ को मार्केट कंडीशन को देखकर, बट पब्लिक अथॉरिटी को मेनली वेटेज दिया हुआ है इस चीज को फिक्स करने का, टैरिफ को फिक्स करने का। और अब एक एडजुडिकेटरी बोर्ड भी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई इशू होता है पब्लिक और प्राइवेट पार्टीज के बीच में, राइट, तो फिर ये एडजुडिकेटरी बोर्ड जो है वो इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम करेगी, राइट। तो ये वाली चीज मैंने आपको बताई। इवन ये कुछ रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कराएगी ये बोर्ड की किस प्रकार से जो है वो और बेटर जो है वो पोर्ट की डिसीजन मेकिंग जो है वो की जा सकती है और बेटर तरीके से गवर्न किया जा सकता है। बोर्ड ऑफ अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो बोर्ड है पोर्ट अथॉरिटी का, उनको पूरी पावर दी हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो मतलब साइन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, टैरिफ को फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर, नेशनल सिक्योरिटी को छोड़कर, इमरजेंसी जो भी आने वाली होती है वहां पर, तो उन सब चीजों को छोड़कर बाकी पूरी चीज पर अधिकार जो होता है वो ये पब्लिक अथॉरिटी का हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर इस बोर्ड का हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें पब्लिक अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, राइट। Board of each major port shall be entitled to create specific master plan in respect of any development or infrastructure established or proposed to be established within the port limits। तो अब ये क्या कर सकते हैं, मास्टर प्लान क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे डेवलप करेंगे या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया जाएगा इस पोर्ट के अंदर, राइट। तो ये सब चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और सच मास्टर प्लान शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लोकल और स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ एनी अथॉरिटी। तो ऐसे जो मास्टर प्लान होंगे वो इंडिपेंडेंट तरीके से ऐसे प्लान जो है वो तैयार कर सकते हैं, बट हाँ जब इसको इंप्लीमेंट करना होगा तब तो ऑब्वियस ही बात है कि लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन वहां पर लागू होंगे ही होंगे, राइट। यानी कि कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी मशीनरी ना लगा दें ये लोग कि जिससे कि एनवायरमेंट को खतरा हो, राइट, पोल्यूशन रिलीज होने लगे, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए रेगुलेट करना जरूरी है। बट प्लान बनाने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, प्लान को जब वो अप्रूव करेंगे तो उस समय जो है वो उनको कुछ क्लियरेंस वगैरह लेने पड़ेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज होती है, राइट, जिससे कि इकोलॉजी को, एनवायरमेंट को खतरा होता है, तो फिर एक्शंस जो है वो लिए जा सकते हैं। तो ये सब चीजें, और लैंडलॉर्ड मॉडल तो मैं समझा ही चुका हूं आप लोगों को। कोविड-19 अब इस समय मार्च के समय पे पेंडेमिक बन चुकी थी, WHO ने नोट किया था, बट ये चीज आपके लिए अभी काम की नहीं है, राइट। अच्छा हाँ, ये चीज आपके लिए थोड़ी सी काम की है। एक चीज जैसे इसके अंदर आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये क्या होता है, ये तीन चीज आपसे पूछी जा सकती है। आउटब्रेक का मतलब क्या है, अ सडन राइज इन केस ऑफ अ डिजीज इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक जगह पर एकदम से केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, आउटब्रेक हो गया कोविड का। एपिडेमिक मतलब अ लार्ज आउटब्रेक, भारी मात्रा में आउटब्रेक, बहुत तेजी से केस जो है वो बढ़ रहे हैं एक पूरे क्षेत्र में, या फिर पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है एपिडेमिक। फिर पेंडेमिक जो है वो बेसिकली, हालांकि वैसे तो एपिडेमिक के तौर पर ही उपयोग में लिया जाता है, बट जब ये पूरे दुनिया भर में ग्लोबल स्केल पर अगर फैलना शुरू करे और भारी मात्रा में लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू करे, तब हम इस चीज को पेंडेमिक जो है वो कहते हैं। और पेंडेमिक जो है वो पूरी दुनिया भर में जब डिजीज फैलती है तब ये शब्द जो है वो उपयोग में लिया जाता है। तो एपिडेमिक, आउटब्रेक और पेंडेमिक क्लियर हो गया। तो ये तीन चीज थोड़ी ध्यान में रखना। अब देखिए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की बात हो रही है, तो राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा था कि इस कानून के सेक्शन 2 को लागू कर दो जल्दी से जल्दी, जिससे कि फटाफट जो है वो एक्शन जो है वो लिए जा सकें, और जो भी एडवाइजरी इशू करनी है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को और स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो एडवाइजरी इशू करके तुरंत जो है वो उसको लागू कर सकें, इन्फोर्सेबल उसको बना सकें। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप समझोगे कि ये कानून कब लाया गया था। तो देखो 1897 में बॉम्बे के अंदर बहुत बुरी हालत हुई थी, बुबोनिक प्लेग जो है वो फैला था, उसकी एपिडेमिक हमें देखने को मिली थी। तो उस समय ये वाले कानून को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस समय गवर्नर जनरल जो कॉलोनियल इंडिया के थे, उन्होंने स्पेशल पावर दे दी थी लोकल अथॉरिटीज को कि फटाफट लोकल अथॉरिटी जो है वो बुबोनिक को या इस एपिडेमिक को, इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से कदम जो है वो उठाएं। तो यहां पर क्या होता है, पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज को दे दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन ले जल्दी से जल्दी एपिडेमिक को जो है वो खत्म करने के लिए। इस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि टेम्पररी प्रोविजन या फिर रेगुलेशन टेम्पररी बेसिस पर होता है, राइट, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है पब्लिक के द्वारा टैकल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए डिजीज के आउटब्रेक को। सेक्शन 2A इस एक्ट का है, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स लें जिससे कि एपिडेमिक को प्रिवेंट किया जाए, और अलाउ किया जाए सरकार को कि वो कहीं पर भी जो है वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन एनी शिप अराइविंग और लीविंग एनी पोस्ट, तो जो भी शिप इंडिया के अंदर आ रही है या इंडिया से बाहर जा रही है तो उसकी जांच जो है वो की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। इवन जो भी लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं या छोड़कर जा रहे हैं तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, यानी कि कुछ समय तक उनको कस्टडी में रखा जा सकता है जब तक
ये इंश्योर ना हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं है। सेक्शन 3 ने प्रोवाइड किया है पेनाल्टीज अगर कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर रेगुलेशन को या इस ऑर्डर को जो इस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है उसको मानने से मना करता है तो सामने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाती है, पेनाल्टी लग जाती है सामने वाले के खिलाफ। सेक्शन 4 गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू द इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स एक्टिंग अंडर द एक्ट। तो जो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो उनको क्या मिल जाती है, उनको इम्यूनिटी मिल जाती है, लीगल प्रोटेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर अब उनके एक्ट के लिए इस कानून के तहत उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज है जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे वाले मार्च के टॉपिक्स को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।